आप सभी का स्वागत है वीएस क्लासेस में। मैं हूं वर्षा सिंह और आज हम सॉल्व करने वाले हैं महाराष्ट्र के होम साइंस सब्जेक्ट का सेट का एग्ज़ाम का। तो इसमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन का पोर्शन देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांस फैट्स आर नॉट प्रेजेंट इन। ट्रांस फैट किस में प्रेजेंट नहीं होगा? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में, मार्गरीन में, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स में और एग में। तो जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होता है, मार्गरीन में भी होता है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट। जो भी अधिकतर एनिमल प्रोडक्ट्स रहेंगे उनमें ट्रांस फैट थोड़ा या फिर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन एग में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब ट्रांस फैट्स क्या होते हैं? ट्रांस फैट एक टाइप के अनसैचुरेटेड फैटी होते हैं। मीन्स इसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होगा ही। ये आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और नेचुरली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट के हेल्थ पे। ये क्या करेंगे? एलडीएल के लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं और एचडीएल के लेवल को कम कर देते हैं। साथ ही साथ इससे डायबिटीज़ 2 के रिस्क को भी ये बढ़ाता है। और ये किन में अधिकतर पाया जाता है? जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स रहते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटकम ऑफ ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ डाइटरी फैट्स। अब जो डाइटरी फैट होता है, यदि उसका ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा तो उससे कौन सी प्रोसेस होगी, क्या होगा? डीनेचुरेशन होगा क्या? तो डीनेचुरेशन जो होता है वो प्रोटीन में देखा जाता है। और डेंसिडिटी फैट में होती है। जब फैट जो है, फैट ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वह ख़राब हो जाता है, एक तरह से बोला जाएगा इसको। तो प्रोसेस जहाँ पे फूड में या फिर ऑयल या फैट जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑर्डर देते हैं। साथ ही साथ इसकी क्या हो जाएगी? न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है, उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। मिथाइलेशन क्या होता है? मिथाइलेशन जो होता है वो मिथाइल ग्रुप को डोनेट करना, वो मिथाइलेशन प्रोसेस होती है। डिहाइड्रेशन वही पानी की कमी आ जाएगी, तो ये सब नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो होगा रेंसिडिटी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, हेडोनिक स्केल इज़ यूज्ड इन। अब हेडोनिक स्केल जो होती है वो किस में यूज़ की जाती है? माइक्रोबियल एनालिसिस ऑफ फूड्स, असेसमेंट ऑफ प्रोटीन क्वालिटी, ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन ऑफ फूड्स और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो जो हेडोनिक स्केल होती है वो जो लैप्टिक जो एवेल्युएशन होता है फूड का, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को क्रिएट करते बनाते हैं, नया कोई प्रोडक्ट फूड से रिलेटेड, तो फिर उसको जो है टेस्ट कराया जाता है लोगों को, 4-5 लोगों को जो एक्सपर्ट होते हैं उनको टेस्ट कराया जाता है। और ये 1 से 9 तक की स्केल होती है। फिर उसमें ये उसको देते हैं, नंबरिंग देते हैं 1 से 9 तक की, जहाँ का 1 का मतलब होता है डिसलाइक एक्सट्रीमली और 9 का मतलब हो जाता है लाइक एक्सट्रीमली। तो इस टाइप की एक ये स्केल होती है। ठीक है, तो ये अपना क्या आंसर हो जाएगा? ऑर्गेनोलैप्टिक एवेल्युएशन ऑफ फूड। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, केमिकल यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स के जो आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। आंसर नंबर इसमें बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ जो है वो राइपनिंग के लिए किया जाता है। इसमें ये सोर्स ऑफ एसिटाइलिन होता है, जो कि एथाइलिन जैसे, जो एथाइलिन गैस काम करती है उसके जैसे ही ये काम करता है। कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर या फिर जैसे वाटर होता है ना उसके कांटेक्ट में आता है, तो एक ये गैस जो होती है एसिटाइलिन, उसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो एथाइलिन की तरह काम करता है, जो कि नेचुरल फ्रूट राइपनिंग हार्मोन होता है। तो ये थोड़ा हार्मफुल होता है, ये सभी कंट्रीज़ में अलाउड नहीं है, अधिकतर ये बैन ही है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 नंबर, रेजिस्टेंट स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन। रेजिस्टेंट स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? मैदा में, रॉ बनाना में, कॉर्न स्टार्च में और ग्रेप्स में। अब रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होता है? रेजिस्टेंट स्टार्च एक तरह से जैसे हमारा फाइबर काम करता है ना, कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो डायरेक्ट जो है हमारा जीआईटी ट्रैक्ट में चला जाता है। जैसे अपना उसको फिर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी के, वो उसको फर्मेंट करते हैं और फिर सॉल्ट एंड फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारे
गट के लिए बहुत अच्छा रहता है, जिससे कोलन कैंसर वगैरह नहीं होता है। तो सेम रेजिस्टेंट स्टार्च भी कभी रोल वैसे ही होता है। तो ये अधिकतर जो रॉ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि इसमें रॉ बनाना है तो इसमें प्रेजेंट रहेगा, जिसमें पानी कम है उसमें प्रेजेंट रहेगा, जो थोड़ा सा सूखे आइटम रहेंगे उनमें प्रेजेंट रहेगा। और यदि हम चावल की बात करें तो जिसमें अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च ज़्यादा रहेगा अपेक्षा के अमाइलोज के। फिर इसमें इन ऑप्शंस में हमारा जो ऑप्शन है वो क्या जाएगा, रॉ बनाना जाएगा। ये अब इसके बाद है इमल्सिफाइंग एजेंट प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एड्स इन फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है कौन सा, इसका नाम क्या है, वो है बाइल, है ना। तो ये बाइल जो होता है ये फैट के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बड़े बड़े जैसे लिपिड रहेगा उसको छोटे 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 भागों में उसको डिवाइड कर देता है, उसको मल्सीफाई कर देता है, जिससे कि उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो ईजी हो जाता है। तो ये जो बनता कहाँ है, ये बनता जो है हमारे लिवर में है, लेकिन स्टोर कहाँ होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके बाद है 7 नंबर एग्जाम्पल ऑफ एन एसेंशियल फैटी एसिड। अब एसेंशियल फैटी एसिड का एग्जाम्पल कौन है, स्टीयरिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, पामेटिक एसिड और लिनोलेइक एसिड। तो एसेंशियल फैटी एसिड जनरल 3 होते हैं, जैसे कि लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड अरेकिडोनिक एसिड, है ना। तो अब इन तीनों में से यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट है डी नंबर, लिनोलेइक एसिड। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 है आर्जीमोन इज़ अ कॉमन एडल्ट्रेंट इन। अब इनमें से आर्जीमोन को किस में एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ करते हैं, एसोफिटिडा, टर्मरिक, ऑयल और बटर। एसोफिटिडा क्या है, जो हींग है, हींग में यूज़ नहीं किया जाता है। हींग में जो है अधिकतर क्ले, चॉक पाउडर या फिर जो मेज़ होता है उसका यूज़ किया जाता है। अब टर्मरिक में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें टर्मरिक में कौन से एडल्ट्रेंट्स जनरली डालते हैं लोग, सिंथेटिक डाइज हो गई, जैसे कि मेटानिल हो गया, मेटानिल येलो, या फिर लेड क्रोमेट हो गया। इसके अलावा चॉक पाउडर या फिर स्टार्च भी इसमें ऐड कर देते हैं उसका बल्क इंक्रीज़ करने के लिए। ऑयल है, ऑयल में आर्जीमोन का ऑयल इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। आर्जीमोन जो होता है कांटे वाला पेड़ होता है, जिसमें येलो येलो कलर के फूल होते हैं, है ना, उसका तेल निकाल के इसमें ऑयल में इसको डाल देते हैं ये। और बटर में क्या एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ होता है, तो इसमें वेजिटेबल ऑयल जैसे हाइड्रोजनेटेड ऑयल होता है ना, जो डालडा जिसको अपन बोलते हैं, या फिर पाम ऑयल या फिर एनिमल फैट, स्टार्च, वाटर, ये भी बटर में एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ होते हैं। तो इसमें जो हमारा आर्जीमोन किस में एडल्ट्रेंट की तरह यूज़ होता है, वो ऑयल में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ओनली अ सेट नंबर ऑफ कोर्सेज फॉर अ फिक्स्ड प्राइस। इसमें फ़िक्स्ड प्राइस में कुछ ही कोर्सेज जो प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो कौन सा मेन्यू होता है, स्टैटिक मेन्यू होता है क्या। तो स्टैटिक मेन्यू जो होता है इसमें बिल्कुल फिक्स रहता है। जैसे एक दुकान हो गई, जैसे दाल बाफले की है, तो सिर्फ वहाँ पे दाल बाफले मिलेगा, तो स्टैटिक मेन्यू इसमें नहीं आएगा। अब एक लंचियन मेन्यू होता है, तो लंचियन मेन्यू क्या होता है, इसमें जिसमें साथ में कुछ चीज़ें और भी दी जाती है, जैसे कि पेट भर जाए थोड़ा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कुछ दे दिया, कुछ प्रोटीन दे दिया, जैसे एक सैंडविच है ना, उसमें होल व्हीट ब्रेड दे दी, साथ में लीन मीट दे दिया, साथ ही फ्रेश वेजिटेबल के साथ में इसके अलावा कुछ फ्रूट्स दे दिए, तो ये लंच मेन्यू होता है। और लॉन्च मेन्यू क्या होता है, लॉन्च मेन्यू में सिलेक्शन ऑफ ड्रिंक्स रहती हैं, है ना, जैसे कि कुछ अल्कोहलिक भी हो सकती है और नॉन अल्कोहलिक भी हो सकती हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ लाइट जो स्नैक्स की तरह खाने के लिए वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। टेबल डी होटे जो होती है, टेबल डी होटे मतलब कि होस्ट की टेबल, जो सामने वाला रहता है। जनरली जो थाली अपन खाते हैं रेस्टोरेंट में, फिक्स थाली रहती है, 3-4 टाइप की थाली होती है, पंजाबी थाली हो गई, सादा थाली हो गई, जैन थाली हो गई, इस टाइप से जो ये होते हैं फिक्स होते हैं और उनका प्राइस फिक्स होता है। तो ये जो होगा इसमें हमारा टेबल डी होटे मेन्यू इसमें आएगा। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब इसके बाद है डैश इन फेनुग्रीक सीड्स हैव हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। अब फेनुग्रीक में क्या प्रेजेंट होता है जिसका इफेक्ट जो है वो हाइपोग्लाइसेमिक होता है, मतलब कि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज होता है उसको कम करने में, मतलब जो डायबिटिक लोग होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ब्रोमेलिन रहेगा, करकुमिन रहेगा और ट्राइगोनेलाइन होगा या फिर टेनेंस होगा।
तो इसमें जो होगा ये इसका आंसर ट्राइगोनिलिन होगा। ये फेनुग्रीक के साथ साथ क्या होगा, जो कॉफ़ी बीन्स होती है ना उसमें भी प्रेजेंट होता है। और ये जनरल जो नाइसिन होता है, नाइसिन मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट का, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी इसका होता है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनिलिन। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका होगा इनमें से, कुकुम्बर का है, ब्रेड का, आइसक्रीम का, वाटरमेलन का। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो इनमें से जो है सबसे ज़्यादा वो वाटरमेलन का होगा। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, जब कोई भी फूड कितने टाइम में हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इस बेस पे हम फूड की रैंकिंग करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलेंगे। अब किसको हम बोलेंगे कि कम है, मीडियम है या फिर ज़्यादा है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो यदि 55 के नीचे आता है तो उसको हम बोलेंगे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। यदि 56 टू 69 आता है तो हम बोलेंगे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और यदि 70 के ऊपर जाता है तो उसको हम बोलेंगे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। इसी से रिलेटेड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आया था, ग्लाइसेमिक लोड, जो ज़्यादा ऑथेंटिक है। ग्लाइसेमिक लोड में क्या होता है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लस क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या है, क्वांटिटी ये मेंशन नहीं करते कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी प्रेजेंट है ना। इसमें क्या होगा, ग्लाइसेमिक लोड में क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों इंक्लूड हो जाता है। तो इसका जैसे ग्लाइसेमिक लोड जो होता है, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कोई भी प्रोडक्ट का, फूड का कितना है, साथ ही साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है, जितना भी हमने पोर्शन लिया है उसमें अपॉन उसमें फिर 100 हो जाता है। तो इसमें भी इसका फिर डिवाइड कर देते हैं। यदि 10 से नीचे रहता है ग्लाइसेमिक लोड किसी भी फूड का तो उसको हम लो ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। 11 से 19 के बीच में यदि होता है तो वो मीडियम ग्लाइसेमिक लोड आ जाता है। और यदि 20 से ज़्यादा रहेगा तो वो हाई ग्लाइसेमिक लोड हो जाता है। बोलते हैं कि एक दिन में जो है यदि हेल्दी अपन डाइट लेते हैं तो वो 100 ग्लाइसेमिक लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन 12 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी न्यूरेटिक फैक्टर। अब इनमें से कौन सा एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन और विटामिन ए। तो इसमें जो है वो हमारा है थायमीन। थायमीन मतलब B1 की कमी से क्या होता है, बेरी है ना। तो बेरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक वेट बेरी होती है, एक ड्राई बेरी होती है ना। तो जो ड्राई बेरी होती है उसमें हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती है, ठीक है। जबकि जो वेट बेरी होता है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम देखी जाती है। इसमें क्या होता है, थायमीन से ये क्या करता है, ये बेरी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और बेरी में जो नर्व से रिलेटेड होती है, जैसे नर्व डैमेज हो जाता है या फिर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं उसको प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसको एंटी न्यूरेटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 30 नंबर, बोन मिनरल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग। अब बोन मिनरल डेंसिटी है वो हम इनमें से किस टेक्निक के थ्रू हम असेस कर सकते हैं, हार्पेंडेंस कैलिपर्स तो या फिर डबली लेबल्ड वाटर टेक्निक, डेक्सा और अल्ट्रासोनोग्राफी। तो जो हार्पेंडेंस कैलिपर्स होता है ये क्या करेगा, ये एक स्किन फोल्ड थिकनेस को मापने के लिए होता है। स्किन फोल्ड थिकनेस को मापने के लिए रह जाता है, जो बॉडी फैट के परसेंटेज को निकालता है। तो ये हार्पेंडेंस कैलिपर्स नहीं होगा अपना। डबली लेबल्ड वाटर टेक्निक क्या करता है, इसमें हमारी टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर जो टी बोलते हैं, जिसको TEE, तो उसको ज्ञात करने के लिए डबली लेवल्ड वाटर टेक्निक का यूज़ किया जाता है कि पूरे दिन में हमारी कितनी कैलोरी खर्च हो रही है, ठीक है, या फिर कितनी कैलोरी हमें पूरे दिन में ज़रूरत रहती है, उसके इसके यूज़ करके किया जाता है। अब डेक्सा क्या होता है, डेक्सा का फुल फॉर्म होता है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमीट्री, ठीक है। ये स्कैन करता है, तो इसमें जो होगा वो बोन मिनरल डेंसिटी ज्ञात होगी। डी नंबर क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या रहेगा, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है, जिससे रियल टाइम जो इमेजेस होती हैं हमारे बॉडी के अंदर की उससे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो डेक्सा होगा। अब इसके बाद है ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर।
तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या करता है ये हमारी बॉडी में, क्या डाययूरेसिस का काम करेगा, नहीं। रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वियोलस, तो ये जो काम करेगा वो मिल्क को एल्वियोलस से रिलीज़ करने का काम करता है। कि मिल्क प्रोडक्शन नहीं करेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी नहीं करेगा। मैन यदि स्पेसिफिक बात करें तो ये जो काम करेगा वो बी नंबर करेगा, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वियोलस। इसके बाद है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन अ हेल्दी पर्सन शुड बी। अब कोई भी हेल्दी पर्सन है तो उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब फूड बैलेंस शीट जो होती है मेथड इज़ एम्प्लॉयड व्हेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज़ नीडेड है। अब फूड बैलेंस शीट जो होती है वो कहाँ पे यूज़ होती है, तो फूड बैलेंस शीट जो होती है वो नेशनल लेवल पे यूज़ होती है। नेशनल लेवल पे इसमें क्या किया जाता है, वे टू ट्रैक द सप्लाई एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड विद इन अ कंट्री और रीजन में किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, नेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होगा और ग्लोबल लेवल पे भी नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी नहीं होगा। अब शुगर एल्कोहल्स आर, अब शुगर एल्कोहल्स क्या होते हैं, कैरियोजेनिक होते हैं। कैरियोजेनिक मतलब कि टूथ डिके करने वाले होते हैं क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं क्या, लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं या फिर जीरो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं। तो जीरो कैलोरी स्वीटनर भी नहीं होते हैं, कैरियोजेनिक भी नहीं होते हैं, ना ही आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लो कैलोरी स्वीटनर्स होते हैं। मतलब स्वीटनेस तो प्रोवाइड करेंगे बट कैलोरीज जो होती है वो कम प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है। ये कम कैलोरी प्रोवाइड करते हैं और स्लोअर इम्पैक्ट भी रहता है हमारे ब्लड शुगर के लेवल पे। इनके जैसे इसमें उदाहरण के लिए हम देखें तो इसमें एरिथ्रिटॉल, लैक्टिटॉल, माल्टिटॉल, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल और जाइलिटॉल, जो टॉल वाला अधिकतर लास्ट में आ रहा है ना, वो शुगर एल्कोहल्स होंगे अपने। अब इसके बाद क्वेश्चन है लास्ट, सबला इज़ अ प्रोग्राम टू इम्प्रूव आयरन स्टेटस ऑफ। जो सबला स्कीम है, जो प्रोग्राम है, उसमें किसको फ़ायदा हो रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन को, स्कूल चिल्ड्रन को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज को। तो जो सबला प्रोग्राम है वो मेनली किसके लिए चलाया जा रहा है, वो चल रहा है वो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। और देखते हैं इसमें आयरन स्टेटस को इंक्रीज़ करने के लिए। और एडोलेसेंट गर्ल्स कौन सी, 11 से 18 साल तक की एज के लिए। इसका सबला का दूसरा नाम है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, इसका नाम है। इसका शॉर्ट में बोले तो RGSEA और G, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। इसका एम क्या है, इसमें जो एडोलेसेंट की गर्ल्स हैं उनका न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना, उनमें वोकेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ उसमें हेल्थ, हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड उनको अवेयर करना, इसका मेन एम है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।